हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल क्लास विद मी पे। मैं रुचिका, आप लोगों की केमिस्ट्री फैकल्टी। तो कैसी चल रही है आप लोगों की एग्जाम की तैयारी। अब तो डेट शीट भी आ चुकी है, वन शॉट भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग पीवाई क्यूज भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग फटाफट से एक 30 मिनट्स का क्विक रिवीजन करेंगे। फोर्थ चैप्टर जो है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और उससे पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले चैनल को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करे, ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सके आप लोगों को। और एक चीज और, हम लोगों ने ऑनलाइन लाइव बैचेस भी स्टार्ट कर रखे हैं गूगल मीट पे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का, अप टू क्लास 10th। तो किसी को भी अगर एनरोल होना है तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी है, आप वहां पे जाके पता कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाला जो चैप्टर है उसको फटाफट से 30 मिनट्स में कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर को। वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये, पर मैंने पूरा वन शॉट भी इसका अपलोड किया हुआ है। बाकी आज हम शॉर्ट में रिवीजन करेंगे, सारे टॉपिक्स कवर होंगे, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। देखो, सबसे पहले तो हम चैप्टर के नेम से ही समझते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ऐसा क्या स्पेशल है कार्बन में कि इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी गई। बहुत ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट है, हर जगह प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आप स्टडी करोगे आगे जाके, उसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो कार्बन से मिलके बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट होता है, बायोमोलिक्यूल्स वगैरह हैं उसमें प्रेजेंट होता है। तो कुछ तो खासियत है इस एलिमेंट में। अब हम इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं। एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का 6। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे आप, 2,4। ठीक है, इसमें प्रोटॉन्स भी 6 होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन्स भी 6 होते हैं, एज वेल एज इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होते हैं। ठीक है, ये खासियत है इसमें। अब देखो, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो ये क्या हो गया, टेट्रावेलेंट, 4 वैलेंसी होगी इसकी। अब कोई भी एटम क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। जैसे हम लोगों को स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, वैसे एटम्स को भी स्टेबिलिटी चाहिए। एटम्स कैसे स्टेबल होते हैं, अपना ऑक्टेट पूरा करके। ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, पर कार्बन के पास 4 है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसके पास 3 ऑप्शन है। या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करे ताकि 2 रह जाएगा, तो वो स्टेबल हो जाएगा, डुप्लेट हो जाएगा ना। या फिर गेन कर ले 4 इलेक्ट्रॉन, 4 गेन करेगा तो 2,8 हो जाएगा, तभी भी स्टेबल है। या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ले। पर होता क्या है, जो कार्बन है वो लॉस भी नहीं करता इलेक्ट्रॉन्स को, गेन भी नहीं करता, वो सिर्फ शेयरिंग करता है। इसका रीजन हम लोग जानते हैं। देखो, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या होगा, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। कार्बन एक बहुत छोटू सा एटम है, छोटा सा एटम है कार्बन, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इतने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना होता फिर भी सोचते, यहाँ पे 4 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, इतनी कैपेसिटी नहीं है उसके पास, क्योंकि वो बहुत छोटा एटम है। तो ये रीजन है कि वो लॉस भी नहीं करता इलेक्ट्रॉन को। सेकंड रीजन है कि वो गेन क्यों नहीं करता इलेक्ट्रॉन को, वो तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है। देखो होता क्या, अभी उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने अच्छे हैं, अगर वो 4 और गेन कर लेता उसके पास हो जाते 10। और प्रोटॉन्स कितने अच्छे, पहले क्या था, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रखे थे, मतलब बैलेंस बना हुआ था। ठीक है, अब क्या है, 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल हो गया प्रोटॉन के लिए। पहले तो न्यूट्रल था, मतलब सपोज करो एक टीचर है वो 10 बच्चों को संभाल रहा है, अब यहाँ क्या हो गया, एक टीचर और 1000 बच्चे हो गए, तो कंट्रोल मुश्किल हो जाएगा। सेम वैसे यहाँ पे 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाते हैं इजीली, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मुश्किल हो जाता है। तो कार्बन के पास ऑप्शन क्या बचा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ये रीजन है कि कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है। और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है हमारा, कोवलेंट। तो ये रीजन है, कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। देखो, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, डबल में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और ट्रिपल में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो हमने मॉलिक्यूल ले लिया H2। हमें पता है हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो हमने हाइड्रोजन पे एक डॉट लगा दिया, ऐसे ही इस वाले हाइड्रोजन पे एक डॉट लगा दिया। हमने ये पढ़ा था, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सभी एटम्स ऑक्टेट पूरा करते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन ही ऐसा है जो डुप्लेट पूरा करता है। इसको आउटर मोस्ट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। एक इसके पास खुद के पास है, एक इसने इस हाइड्रोजन से शेयर कर लिया, ये ऑक्टेट डुप्लेट पूरा। इसी तरह से इसी हाइड्रोजन से भी, तो
इसके बीच में जो बॉन्डिंग बनी वो था सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल डैश से शो करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। यहाँ हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। तो मैंने बना दिए 1 2 3 4 5 6। सेम इसी तरह से इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इसके पास खुद के पास है, 2 इसने यहाँ से शेयर कर लिए, इसका ऑक्टेट पूरा। सेम इसी तरह से इसने भी 6 इसके पास है, 2 इससे शेयर कर लिए। ये हो गया डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। थर्ड केस है नाइट्रोजन का। ये 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। सेम इसी तरह से इस नाइट्रोजन पे भी 5 इसके पास खुद के पास है, 3 यहाँ से शेयर कर लिए, 8 हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट। सेम इसी तरह से 5 इसके पास है, 3 यहाँ से शेयर कर लिए, ऑक्टेट कंप्लीट। ये क्या बना? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बना वो होता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। हम लोगों ने आयनिक की डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पिछले चैप्टर में, अब हम लोग कोवलेंट की देखेंगे। कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसको इजीली मेल्ट कर सकते हैं क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है, ज्यादा नहीं होता। और आयनिक में हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। कोवलेंट कंपाउंड्स इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, आयनिक कंपाउंड्स मोल्टन स्टेट में सॉल्युबल थे, नॉर्मली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। आयनिक कंपाउंड्स गुड कंडक्टर होते हैं। पुअर कंडक्टर क्यों होते हैं? क्योंकि फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। एक दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन की, टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन का मतलब क्या है? टेट्रा मीन्स 4, इसकी वैलेंसी 4 होती है। तो कार्बन अपने साथ मतलब 4 और एटम्स को जोड़ सकता है, चाहे वो कार्बन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे कोई और हो। ठीक है। मतलब 4 बॉन्ड तरह से बॉन्डिंग कर सकता है ना, ये 4 बॉन्ड बना सकता है। ये होता है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है खुद के साथ ही लिंक करने की प्रॉपर्टी। कार्बन अपने ही एटम के साथ लिंक कर करके लॉन्ग चेन्स बना सकता है, इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। जैसे हम ऐसे लॉन्ग चेन बना सकते हैं कार्बन की, कितने भी एटम जोड़ सकते हैं इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है। ये होता है कैटिनेशन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एलोट्रॉप्स क्या होता है और उसके टाइप कौन कौन से एलोट्रॉप होते हैं कार्बन के। देखो एलोट्रॉप्स क्या होता है? एक ही एलिमेंट के कंपाउंड्स होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो हम यहाँ पे कार्बन का स्टडी कर रहे हैं तो हम कार्बन के एलोट्रॉप्स देखेंगे। कार्बन के बेसिकली 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। डायमंड देखा होगा ज्वेलरी वगैरह में जो यूज किया जाता है। ग्रेफाइट का यूज होता है पेंसिल की जो लीड होती है उसमें यूज होता है, लुब्रिकेंट्स की तरह यूज करते हैं हम लोग इसको। फुलरिन बेसिकली ड्रग्स वगैरह बनाने में काम आता है। फुलरिन क्या होता है? C60 मतलब 60 कार्बन की ऐसे फुटबॉल शेप होती है, स्फेरिकल शेप में अटैच होते हैं। जबकि ग्रेफाइट में क्या होता है? एक कार्बन जो है वो बाकी 3 कार्बन से और लिंक होता है, जैसे फिर ये कार्बन है, ये आगे 3 से और लिंक है और ये वाला फिर आगे, इस तरीके से। और डायमंड में क्या होता है? एक कार्बन आगे 4 कार्बन से लिंक होता है, ये कार्बन आ गया, ये फिर आगे और कार्बन से लिंक है, ये फिर 4 से लिंक है, इस तरह से। इसके सारी बॉन्डिंग फुल है, मतलब चारों लिंक्ड है, इसलिए ये स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू ग्रेफाइट। ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया ना, एक बॉन्ड फ्री रह गया इसलिए। और इसमें क्या होता है? हेक्सागन पेंटागन की रिंग्स होती है, स्फेरिकल शेप में होता है, फुटबॉल शेप स्ट्रक्चर होती है। मेन क्या पूछा जाता है? डायमंड क्या होता है? पुअर कंडक्टर होता है हीट का, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता। ग्रेफाइट जबकि गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। रीजन? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एक बॉन्ड फ्री रह गया ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये हो गया फुलरिन का। डायमंड यूज होता है ज्वेलरी में, यूज करते हैं हम लोग, कटिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं क्योंकि हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ग्रेफाइट लुब्रिकेंट्स में यूज होता है, पेंसिल्स वगैरह में यूज किया जाता है, ये मतलब ड्रग्स वगैरह में यूज करते हैं हम लोग फुलरिन को। तो ये डिफरेंस थे डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में और उसका क्लासिफिकेशन। देखो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का कार्बन, उनसे जो कंपाउंड्स मिले होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। इसको दो में क्लासिफाई किया गया, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब जो रिंग में होते हैं, एलिफेटिक स्ट्रेट चेन में होता है, इस तरीके से। एरोमेटिक आपके सिलेबस में नहीं है, आपको एक एग्जाम्पल ध्यान रखना है जो होता है हमारा बेंजीन का। इसकी स्ट्रक्चर बहुत बार पूछ लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। ये ऐसे रिंग की फॉर्म में कार्बन अटैच होते हैं, 6 कार्बन की चेन होती है।
हो गया ना। ये डबल सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट में होता है, डबल सिंगल बॉन्ड, और ये बाकी जो होते हैं ये हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। एलिफेटिक में मेन आते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड होता है जिसमें, इसमें बेसिक हम बोलते हैं एल्केन्स, जिस मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, जैसे ये एक ये हो गया, कोई भी चेन जिसमें सिंगल बॉन्ड आ रहे खाली, वो होते हैं एल्केन्स। एरोमेटिक में अनसैचुरेटेड आते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब सिंगल के अलावा डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड। इसमें दो आते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट, एल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इतना सा ध्यान रखना है बस। एल्केन सिंगल बॉन्ड वाले, एल्कीन्स डबल बॉन्ड वाले, और एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड वाले। और बेंजीन का स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, ठीक है। ये एल्कीन्स एल्कीन्स और एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो n है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम। एल्केन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। n की वैल्यू 1 है तो आप उस तरीके से लिख सकते हो C1H2 × 1 + 2, ऐसे फॉर्मूला बना सकते हो। एल्कीन्स का होता है CnH2n और एल्काइंस का CnH2n-2, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूले है एल्केन एल्कीन और एल्काइन के। अब हम लोग देखेंगे कि हम आयुपैक नेमिंग कैसे करते हैं। आपको कोई कंपाउंड दे रखा है, उसकी नेमिंग कैसे करोगे। उससे पहले हम लोग कुछ रूल्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इस साइड मैंने लिखा हुआ है नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, उस हिसाब से। और ये है वर्ड रूट जो हम यूज करते हैं नेमिंग में। अगर एक कार्बन प्रेजेंट है तो हम यूज करते हैं मेथ, जैसे मिथेन, इथेन, प्रोपेन, इस तरीके से। 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 है तो हेक्स और 7 है तो हेप्ट। और लास्ट में हम लोग क्या लगा देते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो इन, 2 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटाइन, इस तरीके से यूज कर सकते हो। ब्यूटेन हो सकता है, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। सिंगल बॉन्ड हो तो लास्ट में इन लगा देते हैं, डबल बॉन्ड हो तो लास्ट में इन लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन लगा देंगे। और ये है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग वर्ड रूट। ये आपको ध्यान रखना होगा। 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, 4 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा इजीली। अब हम लोग थोड़ी सी नेमिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैं आपको थोड़ा आइडिया आ जाए किस तरीके से नेमिंग करनी होती है। देखो, सपोज करो ये कोई आपको कंपाउंड दे रखा है, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो। तो ऐसे करेंगे 1 2 और 3, ठीक है। 3 कार्बन वाले को हम लोग बोलते हैं प्रॉप। 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है तो डैश लगा के 1। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, आइन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रॉप 1 आइन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सारे सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में तो आ जाएगा एन। 4 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूट एन। अगला देखते हैं, 4 कार्बन है तो क्या आएगा, ब्यूट। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से डबल या सिंगल ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो, 1 2 3 और 4। फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड है तो ऐसे डैश लगा के 1, मतलब हम पोजीशन बता रहे हैं कि डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है। ब्यूट 1 आइन इन, डबल बॉन्ड के लिए इन, तो क्या नाम हो गया, ब्यूट 1 इन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इतना वैसे आएगा नहीं आपके, ये रहने दो, 2 3 और ऐसे ये वाला कर लो चलो। 4 कार्बन है तो ब्यूट। अब आप नंबरिंग यहां से करो चाहे यहां से करो, 1 2 3 एंड 4, सेकेंड लगाओ, क्या है, इन, ब्यूट 2 इन, ठीक है। इस तरीके से नेमिंग करनी होती है आपको। थोड़े बहुत खुद से प्रैक्टिस करके देखना, इजी लगने लगेगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। इसमें होता क्या है, जो हमारी नॉर्मल हाइड्रोकार्बन चेन होती है उसमें से एक हाइड्रोजन हटके कोई दूसरा एटम जुड़ जाता है, वो क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है, उसको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप। ये नेमिंग में भी आपके काम आएंगे, तो आपको समझना है क्या फॉर्मूला होता है फंक्शनल ग्रुप का, क्या वर्ड यूज करते हैं हम उसको नेमिंग में, ठीक है। पहला फंक्शनल ग्रुप है हेलोजेंस, मतलब जैसे हेलोजेंस भी कौन से आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब हेलोजेंस होते हैं।
अगर ये कहीं आपको कार्बन चेन में मिल जाए, मतलब जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें, तो हम प्रीफिक्स यूज करेंगे क्लोरो या फिर ब्रोमो। फ्लोरो है तो फ्लोरो, आयोडीन है तो आयोडो। जैसे ये इसका क्या नेम हो गया, प्रीफिक्स यूज करना है, मतलब पहले लगा देंगे। क्लोरो, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन, ये नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, इस तरह से यूज करते हैं। अगला देखो, अगला है अल्कोहल। अल्कोहल मतलब OH, किसी कार्बन चेन में अगर OH जुड़ा हुआ है तो हम सफिक्स यूज करेंगे ओल। प्रीफिक्स मतलब पहले लगाते हैं, जैसे क्लोरोप्रोपेन। सफिक्स मतलब लास्ट में, प्रोपेनोल, ब्यूटेनोल, इस तरीके से। CH3CH2OH, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोल। लास्ट में लगाना है OH, 2 कार्बन है, इथ एनोल। अगला है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मतलब CHO, फंक्शनल ग्रुप होता है, ये फॉर्मूला है CHO। अगर कहीं एल्डिहाइड है तो इसका हम ये वाला वर्ड यूज करते हैं, इसमें ये था, इसमें ये। सफिक्स यूज करेंगे अल, जैसे ब्यूटेनल, पेंटेनल। ये 1 2 3 4 और ऐसे लगा हुआ है कुछ नहीं, सपोज करो ऐसे ही है। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। 4 कार्बन है। अगला देखो कीटोन। कीटोन इस तरीके से होता है, कार्बन फिर डबल बॉन्ड O, इधर कोई हाइड्रोकार्बन चेन है, इधर भी कोई चेन है, तो इसमें हम लास्ट का वर्ड यूज करते हैं ओन। पेंटेनोन, ब्यूटेनोन, हेक्सेनोन, इस तरीके से। इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनोन। 3 कार्बन है तो प्रोप एनोन। लास्ट फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको ऐसे डिनोट करते हैं हम, अगर नहीं दिख रहा तो इधर लिख देती हूँ, C डबल बॉन्ड OOH। सिंपल हम लिख देते हैं COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका हम लास्ट का ओइक एसिड यूज करते हैं, जैसे पेंटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, यहाँ बता देती हूँ, 1 2 3, ये डबल बॉन्ड OOH, इस तरीके से है कोई चेन आपकी। इसका नाम क्या हो गया, 3 कार्बन मतलब प्रोप। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। इस तरीके से यूज करना है हमने फंक्शनल ग्रुप को। थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस करेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो इनकी नेमिंग करते हैं हम लोग। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो हमने सारे स्ट्रेट चेन वाले पढ़े हैं, अब यहाँ पे ये अलग से जुड़ा हुआ है। इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, सबसे पहला काम क्या होता है, हमें चेन सेलेक्ट करनी होती है कार्बन। अब हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। आप ऐसे नहीं करोगे ये वाली, ऐसे भी कर दो, बात वही पड़ेगी। मतलब हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। सपोज करो हमने ये वाली कर ली। नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहां से ये जो अलग से जुड़ा हुआ है वो पास में पड़े। अगर यहाँ से करूँ तो 1 2 3 पे आएगा, अगर इधर से करूँ तो ये 2 पे आ रहा है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4। अब ये कौन सा ग्रुप है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन मतलब मेथ। अब मीथेन क्या होता है हमारा, CH4, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया, CH3 बन गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल। जैसे मिथेन होता है, 1 कार्बन हटा दिया तो मिथाइल। कौन से नंबर पे है, 2 पे, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल। बाकी कितनी है कार्बन, 4। इसको छोड़ देना, इसका अलग से नेमिंग करी हमने, ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, इसका देखते हैं, नंबरिंग यहाँ से करो चाहे वहां से करो, एक ही बात है। 2 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो, तो क्या नाम हो जाएगा, 2 क्लोरो। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, अगला देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप है COOH। कौन सा होता है, फटाफट रिकॉल करो, कार्बोक्सिलिक एसिड। सफिक्स क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड। कितने कार्बन है, 4, तो क्या हो गया, ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो इन, और लास्ट में ओइक एसिड, क्या नाम हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट देखो, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन। सफिक्स यूज करेंगे ओन। कार्बन कितने हैं, 4, ब्यूटेन ओन। वैसे अगर इसको और क्लैरिफाई करना है तो ब्यूटेन 2 ऑन कर सकते हो ऐसे करके, ताकि नंबरिंग स्पेसिफाई कर देगी 2 पोजीशन पे, ब्यूटेन 2 ऑन। ठीक है, ये थी इसकी नेमिंग। बाकी जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना इजी लगेगा आपको। अगला है हमारा टॉपिक होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, जब ऑल्टरनेट जो नेक्स्ट मेंबर होता है वो डिफर होता है CH2 यूनिट से।
एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो ये प्रोपेन है, प्रोपेन में हम CH2 ऐड करेंगे तो अगला मेंबर बन जाएगा ब्यूटेन, उसमें CH2 ऐड करेंगे तो पेंटेन। उल्टा करके देख लो, ब्यूटेन में से CH2 माइनस करा तो प्रोपेन, मतलब जो नेक्स्ट मेंबर है वो CH2 से डिफर करता है, वो होती है होमोलोगस सीरीज। अगला टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, आइसो मींस होता है सेम, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, वो होते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स और उस प्रोसीजर को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करो ये 4 कार्बन की चेन है, इसके हमें आइसोमर बनाने हैं, तो कैसे बना सकते हो, 1 2 3, चौथा मैंने यहाँ लगा दिया, या फिर 1 2 3 चौथा, ये तो सेम ही हो गया खैर, तो ये दोनों क्या हो गए एक दूसरे के आइसोमर्स हो गए। मतलब कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है पर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गई। मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के इसमें है उतने ही इसमें है। ये बाकी क्या होते हैं, हाइड्रोजन, कितने कार्बन है 4, हाइड्रोजन कितने 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10। ऐसे ही यहाँ पे देखो CH3 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 1 2 3 4 3 3 6 3 9 और 1 10, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है C4H10। तो ये दोनों क्या हो गए आपस में आइसोमर्स, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है पर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कार्बन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो इंपॉर्टेंट है। कंबशन, ऑक्सीडेशन एंड एडिशन। कंबशन रिएक्शन, कंबशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना। जैसे कार्बन को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड विद सम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। ऐसे ही मिथेन को ऑक्सीजन से ट्रीट करवाएंगे तो CO2 प्लस H2O प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट, ये होती है हमारी कंबशन रिएक्शन। सेकंड है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे कि मतलब जो ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनके ट्रीटमेंट कराते हैं। तो ये जैसे अल्कोहल लिया हमने, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। अल्कोहल जो है वो डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जब इनके इनके साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो आपके क्वेश्चन आ सकता है, रिएक्टेंट दे दिया, एरो लगा के क्वेश्चन मार्क बना दिया, तो आपको प्रोडक्ट पहचानना होगा। तो अल्कोहल डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, सेम नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा ऑक्सीडेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्टार्टिंग में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, उसकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। और क्या फॉर्म होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब एल्कीन्स फॉर्म होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, कैटलिस्ट यूज होता है निकल या फिर प्लैटिनम या फिर पैलेडियम, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म होते हैं, इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन मतलब रिप्लेस कर देना, एक दूसरे की जगह ले लेना। जैसे हमने सपोज करो ये मिथेन लिया, इसकी रिएक्शन कराई क्लोरीन के साथ, ये HV क्या है, सनलाइट। सनलाइट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह पे ये क्लोरीन आ जाएगा। तो क्या बना, CH3Cl प्लस HCl। ये रिएक्शन तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक सारे हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो जाते। अगले में क्या बन जाएगा, CH2Cl2, अगले में CHCl3, लास्ट में CCl4। जब तक सारे हाइड्रोजन फिनिश नहीं हो जाएंगे तब तक ये रिएक्शन कंटिन्यू रहती है। इसको बोलते हैं हम लोग, ये हो गया जैसे क्लोरीनेशन। तो पूरा प्रोसेस क्या है वैसे, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे इथेनॉल की। इथेनॉल क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, अल्कोहल होता है। क्या फॉर्मूला होता है, C2H5OH, 2 कार्बन है ना तो एथ। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूवल, वाटर को रिमूव करना। ये हमने इथेनॉल लिया, इसकी रिएक्शन कराई कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ये जो H2SO4 होता है कंसंट्रेटेड, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, मतलब वाटर को रिमूव करने का काम करता है। इसमें से वाटर रिलीज होगा और क्या फॉर्म होगा, एल्कीन फॉर्म होगा, साथ में वाटर रिलीज हो गया। ये हो गई हमारी डिहाइड्रेशन। सेकंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन, सॉरी थोड़ा ऐसे चला गया। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, इथेनॉल की रिएक्शन कराई हमने एसिटिक एसिड मतलब एसिड के साथ में,
तो क्या हुआ, एक अल्कोहल लिया एक एसिड लिया, क्या फॉर्म हुआ CH3COO, ये इधर से C2H5 और बाहर क्या निकला वाटर। ये जो फॉर्म हुआ इसको हम बोलते हैं एस्टर, CH3COO C2H5 एस्टर फॉर्म हुआ। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी सेपोनिफिकेशन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये जो एस्टर फॉर्म हुआ ना इसके रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ में, और क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये CH3COONA, एक तो ये अलग हो जाएगा और पीछे क्या बचा C2H5OH, ठीक है। CH3COONA मतलब सोडियम एसिटेट, और क्या बना C2H5OH। ओके, ये थी हमारी सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, ये सोप मेकिंग में यूज होती है, सोप वगैरह साबुन वगैरह बनाने में। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इथेनॉल की। अब हमारा टॉपिक है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। इसको बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में समझेंगे हम लोग, बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो सोप का ये किस तरह से स्ट्रक्चर होता है, एक हेड होता है एक टेल होता है। जो हेड होता है ना हमारा वो क्या होता है हाइड्रोफिलिक, और ये क्या होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मतलब हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब जो वाटर से अट्रैक्शन शो करता है, और हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर से दूर जाता है, रिपेल करता है। सुना ना पहले वर्ड फोबिया, फिलिया, फोबिक मतलब रिपेल करता है, फोबिया है, ठीक है। तो होगा क्या, सपोज करो ये कोई डर्ट मिल गई, डर्ट या कोई कहते हैं ऑयल के पार्टिकल्स मिल गए हमें कपड़ों पे, तो होगा क्या, जो फिलिक एंड है ना वो तो पानी की अट्रैक्ट करेगा, वो तो पानी की साइड जाएगा, और ऑयल को कौन अट्रैक्ट करेगी, ये टेल। इस तरीके से ये ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स आ जाएंगे, ये टेल वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा ऑयल की साइड, और वाटर के साथ जो अट्रैक्शन शो करेगा हेड वो उधर चला जाएगा। ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाती है। तो जब हम सोप लगाते हैं तो उससे क्या होगा, बहुत टाइम बाद ये मिसेल, ये जो फॉर्मेशन बना ना इसको हम लोग बोलते हैं मिसेल, ये जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ इससे क्या होगा, फिर डर्ट अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से जो गंदगी है वो साफ हो जाती है। इस तरह से प्रोसेस होता है इसका, एक हेड होता है एक टेल। टेल जो पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, वो वाटर से अट्रैक्शन शो नहीं करता, वो डर्ट से अट्रैक्शन शो करेगा। तो इस तरह से एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको बोलते हैं मिसेल। इसके थ्रू हम क्लीनिंग करते हैं, क्लींजिंग एक्शन इस तरीके से होता है, ठीक है। अब हम लोग मेन डिफरेंस देखेंगे सोप और डिटर्जेंट में। ये भी काफी बार पूछा जाता है कि सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है। देखो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्या है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉल्ट क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के। और वहीं दूसरी साइड डिटर्जेंट क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट। वो तो सोडियम और पोटेशियम के होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, और ये सल्फोनिक एसिड और अमोनियम के। सेकंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो सोप होता है ना वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में वर्क करता है, जबकि जो डिटर्जेंट्स है वो हार्ड वाटर में भी वर्क करते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर क्या होता है। हार्ड वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है ना, और इसका रीजन भी पूछ लेते हैं कि जो सोप है वो हार्ड वाटर मतलब में वर्क क्यों नहीं करते, क्योंकि वो स्कम का फॉर्मेशन नहीं करते। एक सब्सटेंस होता है स्कम जो सिर्फ हार्ड वाटर में प्रिपेयर होता है, तो ये स्कम का फॉर्मेशन नहीं करते, इसलिए हार्ड वाटर में वर्क नहीं कर सकते। और ये स्कम का फॉर्मेशन करते हैं इसलिए ये हार्ड वाटर में वर्क करते हैं। और फोर्थ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, सोप जो होते हैं हमारे वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जबकि जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये चार इंपॉर्टेंट डिफरेंस है सोप और डिटर्जेंट्स के। हमारा इस चैप्टर का क्विक रिवीजन था जो वो यहाँ पे पूरा होता है। शॉर्ट में जिसको भी रिवाइज करना है तो वो ये वाला वीडियो देख सकते हैं, बाकी फिर अपनी पढ़ाई अच्छे से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।